क्या आपको आइडिया है कि 2024 का चुनाव आखिर कौन जीत रहा है? क्या वो बीजेपी है, क्या वो कांग्रेस है, या फिर विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा गठबंधन? 2024 का चुनाव 2019 के मुकाबले कई गंभीर मुद्दों पर लड़ा जाना है और शायद यही सब चीजें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देंगी। पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई है जिसमें 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाने पर करीब 4 घंटे तक विचार विमर्श किया गया और इसी दौरान अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी करीब 1 घंटे का भाषण देकर खूब वाहवाही बटोरी। जब पटना में विरोधी दल ये भरोसा दिला रहे थे कि हम सब एकजुट हैं और इसके बाद विपक्ष टूटने वाला नहीं है, इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में बाइडेन के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए भारत और अमेरिका के रिश्तों को नया आयाम देने की बातें कर रहे थे। हाँ, मुझे भी मालूम है ये पहली बार नहीं है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हो और अमेरिकी संसद में उसने भाषण दिया हो, लेकिन देश का मीडिया ही ऐसा हो चुका है कि हमें यह मान के चलना पड़ रहा है कि अमेरिका का दौरा केवल नरेंद्र मोदी का दौरा है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यह दौरा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जब प्रधानमंत्री विदेश जाया करते थे तो चर्चा होती थी कि किस तरह के समझौते पर बात हुई है, प्रधानमंत्री किस मकसद से विदेश गए हैं, वहां से भारत के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, अमेरिका भारत से क्या चाहता है। मतलब कि विदेश नीतियों के बारे में मीडिया में दिखाया जाता था, सवाल पूछे जाते थे, डिबेट्स होती थी, फॉरेन एक्सपर्ट्स अपनी राय रखा करते थे। लेकिन अब ये सभी मीडिया वाले केवल और केवल नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही दौरे को रख लेते हैं, उनकी बला से समझौते और विदेश नीति जाए भाड़ में। इसीलिए जिस तरह से 2024 के लिए विपक्ष तैयार हो रहा है, उसी तरह नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र ने भी 2024 के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2024 के लिए जिस तरह विपक्ष एकजुट होने का संदेश दे रहा है, वो उस भाजपा को टक्कर दे पाएगा जो बिना चुनाव के भी प्रचार मोड में ही रहती है, लेकिन चुनाव आते ही अपने प्रचार को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाती है? DDLJ and ShowJ। आज हम डिकोड करेंगे 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर देश में ताजा तरीन स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जो इससे पहले देश में बनी हुई थी, लेकिन शायद अब कहीं ना कहीं जाकर बदल गई है, जिससे एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि 2024 में विपक्ष वर्सेस कौन। देखिए, 2024 के लिए नरेंद्र मोदी बीजेपी का प्रधानमंत्री चेहरा तो होंगे, लेकिन जो बीजेपी अभी तक केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतने का दम रखती थी, अब वैसा नहीं होता दिखाई देगा। इसके पीछे विपक्ष का इकट्ठा होने के साथ साथ कई तरह के कारण भी हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन यह साफ है कि सिर्फ मोदी के नाम पर सत्ता में वापस आना बीजेपी के लिए अब मुश्किल है। इसीलिए विपक्ष की एकजुटता के सामने बीजेपी किस तरह के मुद्दे लाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की ही अगर हम बात करें तो उस चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत की सबसे बड़ी वजह रही बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले जैसी घटना। बीजेपी ने चुनाव में इसके नाम पर खूब वोट मांगे थे। इन दो घटनाओं से पहले 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 4 राज्यों में मिली हार से डरी हुई थी। ऐसे में इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ सरकार हो सकता है कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को चुनाव से पहले ही बड़ा बना दे। साथ ही नेशनलिज्म और हिंदुत्व का मुद्दा तो बीजेपी के चुनाव प्रचार के साथ साथ चलता ही रहता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष की एकजुटता के आगे 2024 में सिर्फ मोदी के नाम पर ही बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है? वो इसीलिए क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 की स्थिति बहुत ज्यादा अलग है। सबसे पहले तो यही कि इस बार फिलहाल बीजेपी के पास कोई बालाकोट का मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए। इसके अलावा कुछ बड़े मुद्दे जैसे किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, बिहार में नीतीश कुमार का साथ छूटना, सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी पर बड़े बड़े आरोप लगाना, मणिपुर में हिंसा और राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी से 2019 के मुकाबले लोग आज ज्यादा परेशान हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ इतना कुछ हुआ है तो बीजेपी ने इसके काउंटर में कुछ नहीं किया। बीजेपी के पास फिलहाल कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनके सहारे वो लोगों से वोट मांगेगी। नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा नई संसद का बनना, कोरोना के दौरान वैक्सीन का काम, जिसके बारे में यह ध्यान रहे कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार विफल साबित मानी गई थी। साथ ही लॉकडाउन को लागू करने के सरकार के तरीकों पर भी सवाल खड़े हुए थे, जिस वजह से प्रवासी मजदूरों की बेबसी पूरी दुनिया ने देखी।
गंगा के किनारे लाशों के ढेर को कौन भूल सकता है। सरकार के मौतों के आंकड़ों के साथ साथ सरकार के कोविड प्रबंधन पर भी कई सवाल उठे थे। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 5.3 लाख लोगों की मौत कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुई थी, लेकिन WHO के मुताबिक करीब 47 लाख लोगों ने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में थी तो ये सरकार की एक बड़ी विफलता, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि वक्त के साथ साथ यहाँ मौतों को भुला दिया जाता है। इसीलिए इस फेलियर को दबाने के लिए वैक्सीनेशन में सरकार ने तेजी से काम किया और फिर इसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया, जिस वजह से लोगों की नजरों में ये सरकार की एक बड़ी सफलता है। अब दोबारा 2024 पर आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा नई संसद का बनना, कोरोना के दौरान वैक्सीनेशन का काम के अलावा लोगों तक फ्री राशन पहुंचाने जैसे काम सरकार लोगों के बीच जोर शोर से लेकर जा रही है। काम के अलावा बीजेपी अपने फेवरेट टॉपिक का सहारा लेती रहती है, जो कि है हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम। इसके अलावा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार ने अपने कुछ काम गिनाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला विकास योजना, हर घर जल, आयुष्मान भारत और हाईवेज का निर्माण जैसे कामों को लेकर बीजेपी ने प्रचार शुरू कर दिया है। अब बात उन सब मुद्दों की जो बीजेपी की हार का कारण बन सकते हैं। सबसे बड़े कारणों में से एक है किसान आंदोलन। 2021 में 1 साल से भी ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन ने बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि किसान आंदोलन से ही बीजेपी को उनके घोर विरोधी राकेश टिकैत मिले हैं। किसान आंदोलन से बीजेपी को जाटों का वोट तो गंवाना ही पड़ा है, लेकिन इससे अलग अलग राज्यों की खाप पंचायतों में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा चली है। अगर हम खाप पंचायतों को आसान भाषा में समझें तो एक गोत्र या जात बिरादरी के सदस्यों के समूह को खाप कहते हैं। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में खाप पंचायतें मिल जाती हैं और यही वजह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी को 2024 में परेशानी होने वाली है। इसी तरह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तहत हुए पहलवानों के आंदोलन से न सिर्फ हरियाणा और जाट समुदाय बल्कि पूरे देश के एक बहुत बड़े तबके पर असर हुआ है। सरकार ने एक अपराधी को बचाने के लिए देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवानों के साथ जो बर्ताव किया वो पूरे देश ने देखा। फिर आता है बिहार में नीतीश का झटका। नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी को बिहार में झटका देते हुए आरजेडी के साथ अपनी सरकार बनाई, विपक्ष में एक ऊर्जा आ गई और अब तो नीतीश ही सबको साथ लाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर 2024 में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का भी होगा, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में पुलवामा हमले को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर कई सारी बातें कही हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है, उस पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। हालांकि यूपी से वो सांसद और विधायक रह चुके हैं, लेकिन लोगों तक उनकी बात किस तरह से पहुंची उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर आता है मणिपुर में हिंसा का होना, जो मोदी सरकार के सबसे बड़े फेलियर के रूप में सामने आया है। लेकिन मणिपुर से बाहर ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाएगा, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और अंत में राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा, अंत में इसीलिए क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि सुधरी है, जो बीजेपी की मेहनत और उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ा देगा। मसलन जिस राहुल गांधी की छवि बीजेपी के तंत्र ने शहजादे और नासमझ राजनेता की बनाई थी, उस राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा ने प्रखर राजनेता बनाया और उनकी छवि को नासमझ से समझदार और संजीदा राजनेता की बनाई है। अब इन सभी कारणों से साफ है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी 2024 के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हाँ, बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवादी कार्ड का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये साफ है कि 2024 का चुनाव केवल मोदी के नाम पर लड़कर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकती है। हालांकि विपक्ष की एकजुटता अर्थमेटिक के साथ साथ केमिस्ट्री पर भी टिकी हुई है। मतलब 2024 में विपक्ष बीजेपी के एक उम्मीदवार के बदले चाहे अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दे, लेकिन जनता के साथ किस तरह का संवाद कायम करता है और किस तरह से बीजेपी की राजनीति को काउंटर करता है, यह देखना काफी अहम रहेगा। पहले के मुकाबले राज्यों में बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लेकिन इससे लोकसभा की सीटों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में लोगों के दिमाग में केवल प्रधानमंत्री का चेहरा ही होता है। ऐसे में विपक्ष को या तो चेहरा ढूंढना होगा या तो मुद्दों की राजनीति को मजबूत करना होगा, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन को देखते हुए बीजेपी को हराना शायद मैथमेटिकली आसान लग रहा हो, क्योंकि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र में शायद विपक्ष की स्थिति
ठीक हो, लेकिन भूलना ये नहीं चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 राज्यों में बीजेपी ने 45 से 50% वोट लाए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट शेयर है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं? वैसे भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के रिकॉर्ड से काफी बड़ा होगा, क्योंकि उस समय विपक्ष नहीं हुआ करता था इस समय जितना बड़ा विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। या फिर इसके विपरीत हमें एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।